अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। आज हम लर्निंग थ्योरीज़ को डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। और आइए देखते हैं कि कौन कौन सी अहम तरीन लर्निंग थ्योरीज़ हैं, और मेरी कोशिश होगी कि 3-4 लर्निंग थ्योरीज़ को आज के इस लेक्चर में कवर करें। सबसे पहले है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। इसके हवाले से आप एक बात याद रखिएगा कि कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी जो है वो ये बताती है कि हमारे इंटरनल प्रोसेसेस जो हैं वो किस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं हमारी लर्निंग के हवाले से। और ये इंटरनल प्रोसेसेस कौन से हैं? हमारी थिंकिंग है, इसी तरीके से मेमोरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, अंडरस्टैंडिंग है। ये सारे के सारे इंटरनल प्रोसेसेस किस तरीके से अफेक्ट करते हैं लर्निंग को। तो ये कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी का अहम तरीन पार्ट है। और ये थ्योरी एम्फसाइज करती है कि लर्निंग जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है जिससे हम नॉलेज को गेन करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, एक्वायर करते हैं और फिर उसके मुताबिक हम रेस्पॉन्ड करते हैं जो भी स्टिमुलस होता है। तो ये कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी की बेस है जिसके ऊपर ये वर्क करती है। इसके जो की कंसेप्ट्स हैं जो आप जहन में रखेंगे कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के हवाले से, उसमें एक स्कीमा का एक कंसेप्ट आते हैं। स्कीमा क्या है? कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होते हैं डिफरेंट जो बच्चे के माइंड में जो है ये बनते रहते हैं, और ये हेल्प करते हैं कि हम किस तरीके से इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। स्कीमास एक्चुअली अगर हम सिंपल ज़बान में इसको डिस्कस करना चाहें, समझना चाहें, तो ये मेंटल फ्रेमवर्क्स होते हैं। और ये मेंटल फ्रेमवर्क एक्चुअली हमारी अंडरस्टैंडिंग इसको शेप करते हैं, एक्सपेक्टेशन जो हमारी होती हैं उसको बनाने में हेल्प करते हैं स्कीमास। और एक बच्चा जितनी भी चीज़ें देख रहा होता है तो उसके डिफरेंट स्कीमास जो है उसके बन रहे होते हैं। इसके बाद इसमें एक टर्म है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी में। और ये जो प्रोसेस है इसमें एनकोडिंग शामिल होती है, इसमें स्टोरिंग है, फिर रिट्रीवल प्रोसेस है, ये इसमें आ जाता है। और इसकी जो हम मिसाल देते हैं, कंपेयर करते हैं इस सिस्टम को, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को कंप्यूटर के साथ करते हैं। जैसे कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है इसी तरीके से इंसान के कॉग्निटिव एबिलिटीज़, उसका माइंड उसी तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। फिर एक टर्म इसमें आती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और इसमें हमारे जितने भी मेंटल प्रोसेसेस हैं, एबिलिटीज़ हैं जो किसी भी शख्स को ग्रो करने के हवाले से ज़रूरी होती हैं। जैसे इसमें परसेप्शंस आती हैं, एक इंसान किस तरीके से परसीव करता है चीज़ों को, रीजनिंग पावर्स आती हैं, और फिर इंसान की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ आती हैं। तो ये सारी की सारी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के अंडर आती हैं चीज़ें। इसमें जो नोटेबल थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने ये थ्योरीज दी हैं, इसके ऊपर काम किए, उसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो जॉन पियाजे का है। और पियाजे ने थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पेश की थी, आप जानते हैं, जिसमें बेसिकली 4 स्टेजेस बताई थी। पहली स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज है, और इसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आती है, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आती है। और पियाजे ने ये कहा है कि बच्चा जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इसी तरीके से प्रोसीड करता है, इन स्टेजेस से गुजर के आगे बढ़ता है। और हर स्टेज पे ज़रूरी है कि उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हवाले से जो ज़रूरी बातें हैं उसका ख्याल रखा जाए। फिर इसके ऊपर काम किया है लेव विगोस्की ने। विगोस्की ने भी इसके ऊपर काम किया और उन्होंने सोशो कल्चरल थ्योरी दी, और फिर उन्होंने बताया कि किस तरीके से बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सकती है। और उसमें कल्चर का रोल बहुत ज़्यादा होता है, सोसाइटी का रोल बहुत ज़्यादा होता है। और डिफरेंट कंसेप्ट पेश किए लेव विगोस्की ने, जैसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, ZPD है, और फिर इसके बाद MKO का कंसेप्ट है, स्काफोल्डिंग का कंसेप्ट है, जो टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है बच्चे को, स्काफोल्डिंग, और ये कंसेप्ट है। इसके अलावा जो है विगोस्की ने सोसाइटी में कल्चर को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है कि बच्चा कल्चर से सीखता है, जिस तरीके की एनवायरनमेंट होगी, जैसा कल्चर होगा, उसी तरीके का उसकी कॉग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट होगी। अब हम बात करेंगे बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी, जो बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव है। बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी फोकस करती है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स जितने भी हैं, और फिर किस तरीके से
हम एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करके सीखते हैं और हमारा बिहेवियर कैसा होता है, और इसमें कंडीशनिंग होती है जिससे लर्निंग होती है। और इसमें जो की कंसेप्ट्स हैं वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आ जाती है। और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आप जानते हैं कि आइवन पेवलव ने पेश की थी, और उसमें स्टिमुलस रिस्पांस का बताया था। और फिर डॉग का एक्सपेरिमेंट है, डिटेल में आप उसके बारे में पढ़ चुके होंगे कि किस तरीके से सलाइवा के ऊपर काम किया, डॉग के ऊपर काम किया, और फिर बेल रखी और फिर खाना दिया। तो उसी से एक चीज़ सामने आई कि एक कंडीशनिंग हो जाती है, और उस कंडीशनिंग के बाद कोई भी जानवर और फिर इंसान भी कंडीशनिंग के थ्रू लर्निंग जो है उसकी होती है और बहुत कुछ सीखता है। फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग आती है। इसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग में रीइंफोर्समेंट आता है, फिर उसमें पनिशमेंट का कंसेप्ट आता है। तो बीएफ स्किनर ने इसके ऊपर काम किया है और अपना नज़रिया दिया। स्किनर के एक्सपेरिमेंट हैं, और इसी के साथ रीइंफोर्समेंट स्केजुअल के ऊपर उन्होंने काम किया और बताया। स्टिमुलस रिस्पांस के ऊपर इन्होंने काम किया। अगर हम नोटेबल थ्योरिस्ट की बात करें तो इसमें जेबी वाटसन आते हैं, जिन्होंने बिहेवियरिज्म के ऊपर काम किया है बहुत ज़्यादा। फिर स्किनर का नाम आता है, बीएफ स्किनर, और स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर काम किए। और आइवन पेवलव आता है, जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर काम किए। तो ये सारे के सारे जो है बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी के अंडर आते हैं, और इसकी एप्लीकेशन ये है कि एजुकेशनल सेटिंग्स में बिहेवियर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ कैसे बेहतर बनानी है, बिहेवियर कैसे बेहतर बनाना है बच्चों का, और रीइंफोर्समेंट सिस्टम को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ताकि हम जो डिज़ायर्ड बिहेवियर है उसको इनकरेज कर सकें। और इसी के साथ साथ बिहेवियर को असेस कैसे करना है, इवेलुएट कैसे करना है, ये इसमें देखा जाता है। अब हम बात करेंगे ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी की। और ये जो पर्सपेक्टिव है ह्यूमनिस्टिक लर्निंग का, ये एक्चुअली एम्फसाइज करता है पर्सनल ग्रोथ, किसी भी फ़र्द की, किसी भी बच्चे की पर्सनल ग्रोथ कैसे होती है, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैसे होती है, फिर होलिस्टिक डेवलपमेंट इंडिविजुअल्स की कैसे होती है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये इनहेरेंट जो पोटेंशियल होती है लर्नर की, उसके ऊपर फोकस करता है, कैसे वो ग्रो करता है, कैसे अपना बेस्ट सेल्फ जो है वो अचीव करता है कि कोई भी शख्स। तो ये ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी के अंदर चीज़ें आती हैं, जिसमें की कंसेप्ट्स की बात करें तो जैसे मैं बात कर रहा था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का है, और इंसान की किसी भी इंडिविजुअल की फुल पोटेंशियल जो है, कैपेबिलिटी, उसको रियलाइज़ करना, फिर उसको इस्तेमाल करना, यूज़ करना, उसको रिप्रेजेंट करना, और हाईएस्ट लेवल पे जाना। फिर होलिस्टिक एजुकेशन की बात है, यानी ये बताती है कि हमारी इमोशनल डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, हमारी सोशल डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, और हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स जो हैं वो किस तरीके से पूरी होंगी, लर्नर की कैसे पूरी की जाएंगी। और फिर ओवरऑल वेलबींग जो है लर्नर की, किसी भी शख्स की, इंसान की, उसको कैसे फोस्टर किया जाएगा, उसकी पर्सनल ग्रोथ के हवाले से किस तरीके से बात की जाएगी। और फिर इंट्रिंसिक मोटिवेशन आती है। मोटिवेशन बड़ी ज़रूरी है। बिहेवियर को बेहतर बनाने के लिए मोटिवेशन का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरनल फैक्टर बहुत सारे होते हैं जो बिहेवियर को बढ़ाने में या बिहेवियर को रोकने में वो बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। जैसे पर्सनल इंटरेस्ट है, इसी तरीके से क्यूरोसिटी है, और फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट की डिज़ायर है। तो ये सारी बातें जो हैं वो मोटिवेशन में आती हैं। तो इसमें जो नोटेबल थियरिस्ट हैं उसमें अब्राहम मास्लो का नाम सर फहरिस्त है, जिन्होंने हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स जो है वो पेश की, जिसमें आखिरी स्टेज जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, और पहली स्टेज जो है फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। तो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बताया कि एक इंसान की बेसिक नीड्स क्या हैं, अगर वो पूरी कर देते हैं आप तो वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता रहता है और फिर हाईएस्ट अचीव कर लेता है जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। इसी तरीके से कार्ल रॉजर्स ने इसके ऊपर काम किए, और उन्होंने बताया कि अगर आप सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे। एनवायरनमेंट को आप बेहतर बनाने के साथ साथ किसी भी फ़र्द की पर्सनल ग्रोथ को कैसे आप फोस्टर कर सकते हैं, इसके ऊपर काम किया। इसकी अगर एप्लीकेशन को देखें तो इसकी एप्लीकेशन जो है आप लर्निंग एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के हवाले से कर सकते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट के हवाले से कर सकते हैं, और किसी भी फ़र्द को मोटिवेट करने के लिए और उसकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बेहतर बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है।
करिकुलम को डिज़ाइन करने के हवाले से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, सेल्फ अवेयरनेस है, पर्सनल ग्रोथ है, इसमें इसका इस्तेमाल होता है। और चौथी आज की जो लर्निंग थ्योरी है वो हम देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी। ये जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है लर्निंग की, ये बताती है कि कोई भी लर्नर जो है वो किस तरीके से एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपने नॉलेज को कैसे कंस्ट्रक्ट करता है, और फिर वर्ल्ड का एक व्यू उसके जहन में आता है, वो दुनिया को समझता है, एक्सपीरियंसेस गेन करता है, रिफ्लेक्शन करता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो वो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को, तो इसके ऊपर ये फोकस करती है। और इसमें जो की कंसेप्ट्स हैं उसमें एक्टिव लर्निंग का कंसेप्ट है कि लर्नर जो है एंगेज होते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जो प्रमोट करती हैं एक्सप्लोरेशन, जिससे वो एक्सप्लोर करते हैं दुनिया को, चीज़ों को, एक्सपेरिमेंटेशन को फोकस करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है इसके ऊपर फोकस करती है, और डीपर अंडरस्टैंडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के ऊपर फोकस करती है। इसके बाद कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज है कि कैसे एक फ़र्द अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है बेहतर तौर पर, उसका इंटरेक्शन कैसे होता है, एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्शन होता है, वो किस तरीके से चीज़ों को परसीव करता है, तो ये इसमें आता है। और फिर सोशल इंटरेक्शन इसमें आता है कि सोशल इंटरेक्शन में कोलैबोरेशन है, कम्युनिकेशन है, वो कैसे बेहतर की जा सकती है, लर्निंग में इसका रोल क्या है, इसके ऊपर फोकस करता है। न्यू कंसेप्ट्स को कैसे बेहतर अंडरस्टैंड किया जा सकता है, तो इसके हवाले से कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी जो है वो हेल्प करती है। इसके जो नोटेबल थ्योरिस्ट हैं इसमें जॉन पियाजे आता है। पियाजे ने जो कॉग्निटिव स्टेजेस बताई हैं और किस तरीके से एक बच्चा इन स्टेजेस से गुजर के बेहतर अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो कर सकता है, और फिर उसके पेरेंट्स, टीचर्स उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं। फिर लेव विगोस्की ने इसके ऊपर काम किया है, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग अप्रोच के ऊपर सोशो कल्चरल थ्योरी दी है कि कोई भी फ़र्द जो है वो कल्चर से, सोसाइटी से कैसे जो है अपने आप को बेहतर बना सकता है। फिर इसमें सोशल इंटरेक्शन की इम्पोर्टेंस के ऊपर बात की गई है, और लर्निंग को कल्चरल कंटेक्स्ट में देखा गया है। इसमें इसकी एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो लर्निंग एक्सपीरियंसेस को डिज़ाइन करने के हवाले से, और फिर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को बढ़ाने में और एक्सप्लोरेशन को एनकरेज करने में इसको यूज़ किया जाता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग को प्रमोट करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। पीयर इंटरेक्शन में और उनको बेहतर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसे करनी है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और फिर लर्नर का करंट नॉलेज जो है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हो, फिर फर्दर उसको कैसे गाइड कर सकते हैं, तो इसमें ये हेल्प करती है। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का ये लेक्चर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि लर्निंग थ्योरीज़ का एक ब्रीफ जो है वो इंट्रोडक्शन आपको जो मैंने बताया है इससे काफ़ी आपकी लर्निंग भी इम्प्रूव हुई होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।